हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 12। इसके अंदर हम बात करेंगे पूरा जो टर्म्स हैं, क्या क्या इस्तेमाल किए जाएंगे, कौन कौन से टर्म्स होंगे, वो पूरा बात करूंगा। क्या क्या फॉर्मूला होगा, पूरा एक एक डिटेल में बात करूंगा। जैसे सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली अगर देखा जाए, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करना, और जब वो मोशन में हो सो उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। रियल में अगर देखा जाए, इलेक्ट्रिसिटी को इसलिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है। सो इफ इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन देन वी कैन से इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा यहां पे जरूरी टर्म है वो है इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आपको जानना होगा इलेक्ट्रॉन क्या है। हालांकि रियलिटी में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो पूरा जो आपके सामने जो नजर आता है, जिसकी वजह से आप लाइट, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक बल्ब, मशीन्स जो आप इस्तेमाल करते हो, रियलिटी में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जो ये जो आप यूज कर रहे हो फिलहाल, जो आपके सामने है, इसको पूरा रिसर्च होने में लगभग 200 साल लग गए। और 200 साल तक ये मालूम ही नहीं था कि इसका वजह क्या है, ये कॉज क्या है इलेक्ट्रिसिटी का। लोग जस्ट एक गेम की तरह जस्ट एक के बाद जस्ट रिसर्च करते गए, लेकिन किसी को मालूम नहीं हुआ कि रियलिटी में क्या है। बाद में पता चला, जे थॉमसन ने बताया, रुदरफोर्ड, जे थॉमसन, बहुत सारे साइंटिस्ट आए बाद में, वो भी 20वीं सेंचुरी में, उन्होंने बताया कि ये जो वजह है किसी शॉक का लगना, ठीक है, पहले जो शॉक लग जाता था, लाइटनिंग, ये सब लोग समझते थे, कुछ अलग ही चीज समझते थे। बाद में जो है वो बताया कि वो एटम के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई? जस्ट मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हम उसको सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा तो हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। तो सबसे पहला आपको जानना होगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाद में रिसर्च हुआ है पहले, लेकिन आप इस वक्त जान चुके हो क्योंकि आप 21st सेंचुरी में हो। 20th सेंचुरी में ही इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवरी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन जान जाओगे तो आपको यह मालूम हो जाएगा, एक वर्ड सबसे ज्यादा जरूरी होगा वो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब मालूम हो जाएगा तो आप देखेंगे चार्ज क्या होता है। एक टर्म्स यहां पे बार बार यूज करूंगा मैं, वो रहेगा चार्ज। तो चार्ज क्या है भाई? चार्ज क्या है? चार्ज इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरा डिटेल में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन के बाद हम देखेंगे चार्ज क्या होता है। अब चार्ज कितने तरीके से होता है भाई? तो ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। जब ये चार्ज के बारे में आप जान जाओगे तब देखेंगे फिर करंट क्या होता है। जब चार्ज मालूम हो जाएगा तो आप देखेंगे भाई करंट क्या होता है। तो करंट क्या होता है? जस्ट इलेक्ट्रॉन को मूव करना, दैट इज नथिंग बट करंट। यानी चार्ज एक तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज नथिंग बट करंट। पूरा डिटेल में बात करेंगे, फार्मूला फॉर्म में, पूरा डिटेल में, एक नॉर्मल फॉर्म में, डेफिनेशन फॉर्म में, फार्मूला मेथड, पूरा एक चीज मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये करंट क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है भाई, कन्वेंशनली और नॉन कन्वेंशनली, जो ट्रेडिशन से जो लगातार चलता आ रहा है ट्रेडिशनली, उसकी वही डायरेक्शन करंट की क्या है, या रियलिटी में करंट की डायरेक्शन क्या है, वो पूरा डिस्कस करेंगे। करंट जब हो जाएगा तो सवाल ये है कि यार करंट कैसे डेवलप होता है। भाई इलेक्ट्रॉन है, मान लो कोई भी वायर ले लीजिए तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेगा। इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए क्या, कैसे समझा जाए कि करंट क्या होता है और करंट कैसे डेवलप होता है। तो आपको मालूम होना कि जैसे पानी को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने के लिए प्रेशर का डिफरेंस चाहिए, वैसे करंट इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को चलाना दैट इज कॉल्ड करंट, लेकिन चलेगा कैसे? वो चलेगा पोटेंशियल डिफरेंस से। तो उसके मतलब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम लोग बोलेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लेंगे तो अब देखेंगे यार कि करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो पोटेंशियल अगर आप बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब बैटरी, सिंपल सी बात में बोलूं तो जब बैटरी लगाते हो तभी करंट फ्लो करता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ाओगे, मान लो वोल्टेज बढ़ाओगे बैटरी का, तो करंट भी बढ़ेगा। तो यहां पे
ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम था, ओम जो एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने बोला कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पे V इज इक्वल टू आई आर, एक फॉर्मूला मिलेगा, और R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो ओम्स लॉ आएगा बार बार ये पढ़ने के लिए, तो हम लोग ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ क्या बोलता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बस जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो यहां पे एक टर्म आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये होगा रेजिस्टेंस। ये होगा रेजिस्टेंस। जब आपको रेजिस्टेंस समझ में आ जाएगा तब आपको कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड होंगे। जैसे सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस क्या है भाई, करंट को रोकने का। जब कोई भी चीज चलती है, कोई भी चीज किसी तरक्की के पीछे कहीं ना कहीं एक दुश्मन क्या करता है भाई, एक दुश्मन का हाथ भी होता है, ये भी सोच लो, क्योंकि वो क्या करता है, बार बार अपोज करता है और आप उससे ज्यादा आगे जाने की कोशिश करते हो, इसलिए आप ज्यादा तरक्की कर जाते हो। तो वही कहानी है यहां पे रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है, करंट को क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकता है, यानी करंट का अपोजिशन करता है। तो वी कैन से रेजिस्टेंस अपोजेस इलेक्ट्रॉन टू फ्लो। और उसी तरीके से मोशन के अंदर फ्रिक्शन जैसे होता है, मोशन अगर आप चल रहे हो तो मोशन के अंदर क्या होता है भाई, फ्रिक्शन होता है जो रोकता है। वैसे करंट के चलने के लिए जो रुकावट होती है उसका नाम रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होना मतलब क्या है भाई, करंट का स्लो चलना। करंट स्लो चलेगा अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसी का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ज्यादा होगा मतलब अच्छा कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से चलेगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस एक तरीके से प्रॉपर्टी है, तो कंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी होगी, उसका उल्टा होगा रेजिस्टेंस का। उसी तरीके से एक टर्म आएगा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब एक एबिलिटी होगा कि कितना इलेक्ट्रॉन, एक किसी मेटल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन को रोकने की कैपेबिलिटी है, तो उसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करने की कितनी कैपेबिलिटी है, तो उसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर क्या क्या है जो रेजिस्टेंस पर, फैक्टर क्या क्या है भाई जो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट डालेंगे। तो कौन कौन से रेजिस्टेंस है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट डालेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे भाई कि रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है लेंथ पर। लेंथ अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। पूरा डिटेल में बात करेंगे, अभी तो मैं जस्ट आपको ऐसे ही बता रहा हूं क्या क्या बताने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद कभी भी वायर का जो थिकनेस बढ़ाओगे तो जो रेजिस्टेंस है वो घटेगा। क्यों? क्योंकि जब थिकनेस बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ जो है अमाउंट ऑफ एटम ज्यादा रहेंगे, और अमाउंट ऑफ एटम ज्यादा रहेंगे तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस कम होगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब रहेंगे तो ज्यादा, थोड़ी चलेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन चल गए। तो जब थिकनेस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, कम रहेगा। ये भी देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या मेटल पे भी, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। हाँ, रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। यानी अगर कॉपर लिया जाए, आयरन लिया जाए, एल्यूमिनियम लिया जाए, तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी होगा, अलग अलग रुकावट होगा, ठीक है। ये भी देखेंगे कि यार रेजिस्टेंस जो है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस है, ये हम टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करेगा भाई, ये पूरा डिस्कस करेंगे। मेटल के अंदर टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ये सब रेजिस्टिविटी, ये फैक्टर्स आपको जब समझ में आ जाएगा तो हम लोग क्या देखेंगे भाई कि इन सबको मिलाकर सर्किट बना देंगे। इन सबको मिलाकर जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो उन सबको मिलाकर हम लोग क्या करेंगे, सर्किट बना देंगे। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि एक बल्ब लिया जाए, एक किसी सेल से जोड़ना है, तो आप कैसे एक बल्ब लेते हो, एक वायर इधर, एक वायर इधर। एक बल्ब क्या करते हो, एक वायर क्या काम करते हो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हो, इसका बड़े वाले का नाम पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो एक को पॉजिटिव से जोड़ते हो, एक को नेगेटिव से, और कभी कभी आप क्या करते हो, एक बटन लगा देते हो, और इसकी वजह से ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है, जिसको हम लोग क्लोज सर्किट बोलते हैं। और जैसे इसको ऑन करते हो, स्विच जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर स्विच को जब ऑन करते हो तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है, ठीक है। इसको ऑफ करते हो, ये ग्लो करना बंद कर देता है। तो ये सर्किट के अंदर क्या क्या टर्म्स, क्या क्या सिंबल इस्तेमाल होते हैं, कुछ सिंबल्स होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए सर्किट के अंदर करंट कितना है, तो करंट के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो करंट को मेजर करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम एम्पियर था। तो एम्पियर
उसका एक एक क्या सिंबल ले लेंगे भाई कि ऐसे ए बना देंगे, ऐसे ए बना देंगे, इसका मतलब एम्पियर। कितना वोल्ट है, एलिजांड्रो वोल्ट, उन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया था, सबसे पहला सेल बनाया था, इसलिए क्या काम कर देंगे, यहां पे वोल्टेज को ऐसे डिनोट कर देंगे, ठीक है। की जो रहेगा उसको ऐसे डिनोट कर देंगे। जो बैटरी रहेगी, सेल रहेगा, सेल का मतलब समझ लो एक ही टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये माइनस छोटा वाला, बड़ा क्या होता है, प्लस होता है। तो ऐसे सिंबल अलग अलग होंगे। बैटरी का सिंबल, ठीक है, ऐसे बैटरी का सिंबल कई सेल एक साथ में लगा देंगे तो इसका बैटरी का सिंबल हो जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट तरीके से सिंबल का यूज करेंगे। वो कभी कभी आ जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, ये आ जाएगा, मान लो ये वोल्ट मीटर और एमीटर का, वो बोल देगा सिंबल बताओ, करंट और वोल्टेज को जो मेजर करने के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या है, जस्ट बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो। बल्ब को डिनोट करने का कौन सा सिंबल होता है, तो सबका अलग अलग सिंबल होता है, उसको पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि भाई जब सर्किट बन जाएगी, तो सर्किट आपको बनाना आ गया, तब हम देखेंगे यार कि अगर एक या एक से ज्यादा बल्ब को अगर एक साथ में जोड़ दिया जाए, कैसे, मान लो एग्जांपल के लिए यही सेम सर्किट है, लेकिन एक से ज्यादा बल्ब को एक के साथ जोड़ दिया जाए, वो भी सीरीज में एक के बाद एक, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या रेजिस्टेंस घट जाएगा, ये भी हम लोग बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरीके से होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरीके से होगा, एक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको सीरीज बोलते हैं, दूसरा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कौन सा फॉर्मूला डेवलप होगा भाई, रेजिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, वो सब, और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, प्रैक्टिकली पूरा देखेंगे, रियल प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का ओरिजिनल प्रैक्टिकल देखेंगे, आपको जो बोलूंगा वो चीज दिखाऊंगा डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो एक बात समझना होगा कि जब वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इन सब का रियल लाइफ में, चलो ठीक है, हमने देखा रेजिस्टेंस, करंट, वोल्ट, ये सब रियल लाइफ में, फैन, लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बहुत सारे हैं जो घरों में, मिक्सर, ये इन सब में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट क्या होता है, तो ये सब देखेंगे भाई कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि करंट इनके वजह से, ये जो वोल्टेज, करंट, इन सब की वजह से हीट के क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसा इफेक्ट पड़ता है इन सब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर। जैसे मान लो एक फैन है, एक फैन को लगातार चलाया जाए तो वो जाहिर सी बात है हीट हो जाता है भाई, गर्म हो जाता है। अगर कंटिन्यू आप चालू करके रख दो 2-3 दिन तो पक्का है वो जल जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि करंट जब चलता है तो जस्ट बस ठंडा ठंडा आपको दिख रहा है, उसका इफेक्ट होता है, कंटिन्यू फ्लो होने से क्या होता है, हीट उसमें जनरेट होती है। तो हम लोग देखेंगे वोल्टेज का हीट से क्या रिलेशन होता है, ठीक है, करंट से हीट का क्या रिलेशन होता है, टाइम अगर ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, मटेरियल अलग अलग लेने पर भी हीटिंग इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा भाई, मान लो आयन जो होता है, आयन के अंदर नाइक्रोम इस्तेमाल किया जाता है, तो नाइक्रोम क्या काम करता है, वो रेजिस्टेंस को इतना बढ़ा देता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आगे फ्लो ही नहीं करती है, जिसकी वजह से पूरा जैम हो जाता है और उसकी वजह से हीट बहुत ज्यादा जनरेट होता है। तो उसकी वजह से उस हीट का हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये सब हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलेंगे भाई। तो जूल एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने वर्क के बारे में स्टडी की थी, उनके बारे वो पूरा हम लोग देखेंगे, उन्होंने लॉ दिया था इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा। तो जूल्स लॉ भी देखेंगे भाई, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एक टॉपिक रहेगा हीटिंग इफेक्ट, जैसे भाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे आपने देखा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है कि नहीं। तो केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी से क्या, केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी का क्या रिलेशन है, वैसे हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का क्या रिलेशन है, ये भी देखेंगे हम लोग डिटेल में। उसके बाद ये सब होने के बाद हम लोग देखेंगे भाई कि जो पावर हमारे घरों में आ रहा है, ठीक है, सारी चीज पढ़ ली गई, तो इनका इफेक्ट दिख गया। अब उसके बाद जो पावर आपके घरों में आता है वो यूनिट में, देखो बार बार आता है कि यूनिट में मेजर करते हैं, तो यहां पे देखा जाएगा कि एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, ये भी देखेंगे। और जो यूनिट आता है आपके घरों में, जो लाइट बिल, जो हमारा लाइट बिल आता है, वो हमेशा लिखा रहता है 2 यूनिट, 1 यूनिट, 10 यूनिट, 1000 यूनिट, जो भी है।
तो यूनिट लिखा होता है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है? किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर क्या है भाई? कि कोई भी 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक जब जलता है तो उसको 1 किलोवाट आवर बोलते हैं, और 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट होता है। उसको भी डिटेल में बात करेंगे और पूरा पूरा उसका फॉर्मूला डिराइव करूंगा, और आराम से आप कभी भी पैसा कैलकुलेट करना हो, एक बल्ब है आपके पास 20 वाट का और हर दिन 5 घंटे चल रहा है, तो 1 महीने का कितना बिल आएगा मैं ऑटोमेटिक बता देंगे, ऐसे जस्ट चुटकियों में बता देंगे और उसका कैलकुलेट कर देंगे, पूरा पूरा सब कुछ उसका कैलकुलेट कर देंगे। उसका कितना रुपया आएगा, 1 दिन का कितना रुपया आएगा, सब कुछ डिटेल में कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो सारी चीजें ये पूरा पूरा जस्ट 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकली टर्म वाइज पूरा एक एक बात मैथमेटिकली देखेंगे, सब कुछ पूरा एक एक बात क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।